तो वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला है और अपने जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह को टिकट देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ चुनावी रण में उतारा है। त्रिलोचन सिंह के नाम की घोषणा नामांकन के दौरान हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में त्रिलोचन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु का भी नामांकन हुआ। त्रिलोचन सिंह पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। दरअसल साल 2019 के विधानसभा चुनाव में त्रिलोचन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने वो चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हार गए थे। आपको बता दें कि त्रिलोचन सिंह मौजूदा समय में कांग्रेस के करनाल जिले के संयोजक हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां करनाल में नामांकन दाखिल के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। करनाल उपचुनाव के लिए त्रिलोचन सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। साल 2019 में भी वो जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी थे और उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वही अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बंतो कटारिया अंबाला उपायुक्त कार्यालय पहुंची। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। आपको बता दें कि बंतो कटारिया का नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम चुनने का देश की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार की जन कल्याण की नीतियों का परिणाम है। देश में पीएम मोदी को लेकर पॉजिटिव माहौल है। के परिप्रेक्ष्य में मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम 10 विधानसभाओं में निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सर्वत्र खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता ने इसके लिए मानस बनाया है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी केवल और केवल विकास ही एकमात्र मुद्दा है। उस विकास के मुद्दे पर भी और देश विकसित हो सकता है, इस विश्वास के साथ में जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के आशीर्वाद देने वाली है। राज बंतो कटारिया जी का अंबाला में नॉमिनेशन है। पूरे हरियाणा में माहौल नरेंद्र मोदी जी की प्रति है। हमारे ऑल इंडिया सरकार ने काम किए हैं, उसके प्रति पॉजिटिविटी है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, खेलेंगे। कांग्रेस के पिछली बार 40 एमपी आए थे, इस बार तो मोदी जी की सुनामी चल रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि 40 भी नहीं आएंगे। इंदिरा गांधी ने गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी हटाओ का नारा देकर हमने देखा उस गरीबी हटाओ का नारा देकर 2-3 चुनाव लड़े, लेकिन गरीबी खत्म हो गया। से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे। प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने कहा कि आम लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की तरफ से खुद को देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने के बयान पर कहा कि वो भजनलाल, हुड्डा और शैलजा से भी गद्दारी करके गए हैं। कांग्रेस का पर्दा गिर चुका है, हमें आज नजर आ रहा है और कांग्रेस को 4 जून के बाद नजर आएगा। जीत तो होगी, जीत तो जिस दिन मोदी साहब का टिकट जिसको चला गया वो जीता हुआ। एक बात देखते हैं, आज भारत चीन सीमा पे पाकिस्तान एक तरफ है,
और देश को बड़ी मजबूत सेना की आज आवश्यकता है, जो हम गाजा में देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। आप मुझे एक बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब वहाँ सब जगह नए हथियार दिए हैं, 0- टेम्परेचर में हमारे फौजी अपने बढ़िया हथियार लेके बैठे हैं, वो खुश है, उनके बच्चे घर में खुश हैं। आज देश में क्या उन हालात में राहुल गांधी देश को बचा लेगा, मोदी बचा सकते हैं देश को? लोग इन बातों को देखते हैं, लोग देश की स्टेबिलिटी, लोग सार्वभौमिकता देश की देखना चाहते हैं। हिसार लोकसभा से हमारे लोकसभा के कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, इन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और मुझे भी इनके नॉमिनेशन पत्र में यहाँ दाखिल करने के समय पर उपस्थित में रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रकार से, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर के और पूरे लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा जुलूस था क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके पूरा विश्वास है, उनका भरोसा है कि बड़े माध्यम से इसी को हम जीतेंगे। हमारा नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो 29 तारीख से ही शुरू हो गया था। 29 तारीख को पहला नॉमिनेशन गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी रविंद्रजीत जी ने उसका नामांकन किया था। अब आज से लगातार 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग करना है। आज से हिसार के लोग, बाकी पूरे हिसार लोकसभा के जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह से आप लोग देखते हैं जितनी भीड़ आई हुई है, उनसे तो लगता है कि सब लोग चाहते हैं कि अभी थोड़ा जो प्रत्याशी है वो जीते और सब लोग उनका अपना प्यार देने के लिए आज इतने इकट्ठे हुए हैं भारी संख्या में। जींद में राज्य स्तरीय धन्ना भगत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कार्यक्रम में सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पूर्व सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो संत शिरोमणि धन्ना भगत के अनुयायी हैं, जो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे एक किसान परिवार में जन्म लेके जिस प्रकार से हमें भक्ति के रास्ते को दिखाने का काम किया, समाज की सेवा करने का काम किया और समाज सेवा में बहुत सारे अग्रणीय ऐसे उल्लेख धन्ना भगत के आते हैं जिनसे बहुत बड़ी शिक्षा आने वाले समाज को भी मिलेगी। और हमेशा हमेशा से जब तक ये सृष्टि की रचना रहेगी, हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा धन्ना भगत के जो उल्लेख हैं, बहुत बड़े कवि और संत, ऐसे संत शिरोमणि जी को मैं नमन करते हुए आज ये चुनावी माहौल है और लोकसभा का प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरे को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार का निवेदन करते हुए मैं अपना आपके चरणों में निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सुशील गुप्ता विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने आम जनता से अपील की। सुशील गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई और कुरुक्षेत्र की आवाज संसद में उठाने के लिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुझे चुना है। इस लड़ाई में सभी के सहयोग की जरूरत है, इसीलिए इस नामांकन रैली में सभी शामिल हों। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार का नामांकन 2 मई को भरने जा रहा हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, बड़े से बड़ी संख्या के अंदर इसमें शामिल हो। 2 मई को 12 बजे LIC सेक्टर 37 कुरुक्षेत्र से हम चलेंगे और DC ऑफिस तक जाएंगे। कुरुक्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी और साथ ही मंच से प्रत्याशियों की घोषणा भी की। गुड़गांव लोकसभा सीट से हाजी सोहराब खान को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं सुभाष परमार को भिवानी महेंद्रगढ़ से इनेलो और आरजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। अभय चौटाला के नामांकन के दौरान अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल, इनेलो नेता अर्जुन चौटाला, हिसार से उम्मीदवार सुनैना चौटाला, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सहित कई नेता मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही एक बड़ी जो रैली है वो नामांकन के मौके पर नामांकन समारोह के नाम से की गई है, जिसमें पंजाब से अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे। तमाम नेता जो मंच पर मौजूद रहे हैं। मेरे साथ अभय सिंह चौटाला है। सर, आज एक बड़ी विशाल जो रैली है वो नामांकन के मौके पर हुई है। शेर सिंह राणा की बात करें, वीरेंद्र मराठा की बात करें, सुखबीर बादल समेत तमाम बड़े नेता मंच पर पहुंचे हैं सर। और आपके जो समर्थक पहुंचे, जो लोग पहुंचे, उनमें उत्साह था सर। बलराज कुंडू भी पहुंचे, लेकिन खासतौर पर लोगों में उत्साह था सर। क्या कहेंगे सर? आज जो कार्यकर्ता आए थे टोटल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के थे और जो एक भ्रम था उसको तोड़ने के लिए आए। मुझे खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस गर्मी में, इतने काम के समय में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे। मैंने तो अपील करी थी फोन के माध्यम से और बाकी पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी भी आप नामांकन पत्र पे ज्यादा से ज्यादा साथियों से संपर्क करके लेकर के आना। हमने तो नामांकन पत्र के हिसाब से हर हल्के से सोचा था 2-2, 3-3 हजार लोग आएंगे, लेकिन जनसभा रैली में तब्दील होगी। जितने लोग की बैठने की व्यवस्था थी उतने ही लोग बाहर थे, आपने अपनी आंखों से देखा है। और बहुत उत्साह था लोगों में, बहुत जोश था। 10 बजे सभा स्टार्ट हो गई थी, 3:30 बजे जाकर के हमने खत्म करी। और 3:30 भी अगर मैं और आधा घंटा बोलता तो और लोग रुकते, लेकिन क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रमों में जाना था इसलिए। लेकिन लोगों ने आज 2 चीजों को साफ कर दिया। एक तो जो लुटेरे लोगों को सबक दिया, और दूसरा एक जो झूठ फैला रखी थी कि अभय सिंह बीजेपी में जा सकता है, वो बहम भी लोगों ने निकाल दिया। अब मैंने भी इंसाफ कर दिया कि सारी कांग्रेस भाजपा में जा सकती है, अभय सिंह नहीं जाएगा। लोगों को मेरी बात पे बहुत विश्वास और भरोसा है कि जो मैं कहता हूं उसको पूरा करता हूं। आपकी आज की इस जो नामांकन रैली थी सर, इसमें एक बात देखने को मिली, 4-5 घंटे तक कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैठे रहे। मतलब मौसम भी ऐसा था कि तेज धूप थी, गर्मी थी, तेज हवाएं, आंधी एक तरह से चल रही थी, लेकिन कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। 5 घंटे तक आपके कार्यकर्ता आपको सुनने के लिए, आपके संबोधन का इंतजार करते रहे और आपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। तो क्या मानकर चला जाए सर कि इस बार कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में? ये बात मेरे से कलवाने की बजाय, सुनने की बजाय, आप खुद उसके साक्षात हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने मेरे ख्याल लोगों से बात भी करी होगी जरूर। लोगों में उत्साह था सर। तो लोगों में उत्साह है तो फिर कुरुक्षेत्र क्यों नहीं जीतेंगे? कुरुक्षेत्र नहीं, जब परिणाम आएंगे 4 तारीख को बहुत चौंकाने वाले होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि हम सरसा भी जीतेंगे, हिसार भी जीतेंगे और उसके साथ साथ मेवात भी जीतेंगे। सर, आज जो चुनावी जो जनसभा एक तरीके से नामांकन के मौके पर आपने बुलाई गई, इसमें सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे, बलराज कुंडू पहुंचे, शेर सिंह राणा जो है वो पहुंचे, वीरेंद्र मराठा पहुंचे सर। तो ये मानकर चला जाए सर कि जो बादल साहब ने कहा जिस तरीके से कि रीजनल पार्टियां जो है उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, एक प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टी खासतौर पर भाजपा की तरफ से। हम 5 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में। इंडियन नेशनल लोकदल,
उसके साथ अकाली दल बादल जो है वो, तीसरा आरजेपी, और चौथा जो है शरद यादव जी की, शरद पवार जी की जो पार्टी है एनसीपी जो है वो, एक जनहित पार्टी और है वो। हम पांचों ने मिलकर के फैसला किया कि हम पूरे प्रदेश के अंदर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पांचों का अपना आधार है, निस्वार्थ होकर के लड़ रहे हैं, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हरियाणा प्रदेश है। हम आगे विधानसभा में भी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। सर अंतिम सवाल है, आपने मंच पे ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं और आपने इसके लिए राज्यसभा चुनाव में जो उनकी भूमिका थी उसकी बात की। आपने कहा कि अब जो करनाल से उम्मीदवार बनाया है उसको देखकर भी साफ है कि ये सांठगांठ है, जबकि आरोप आपके ऊपर लगाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी नेता, कहते हैं कि ये वोट काटेंगे या फिर ये बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि आपने मंच से साफ किया है सब बातों को, लेकिन क्या कहेंगे सर इस पूरे जो कांग्रेस के नेता जो आरोप लगाते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये क्लियर करे मेरे पे आरोप लगाने से पहले कि सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर किसने बनाया, इस बात का जवाब दे। अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, इस बात का जवाब दे। मनोहर लाल खट्टर को कैसे करनाल में मदद हो उसके लिए कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारा? क्या करनाल के अंदर कोई एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था इनके पास जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता? गुहाना से क्यों लेकर के आए? एक राजनीति है उसकी, वो अपने बेटे को कैसे चुनाव जिताऊं इसके लिए हर मजबूत आदमी को कांग्रेस से बाहर करना चाहता है, अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है कांग्रेस में। इसलिए उसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला थे जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनका यही कहना है कि जो तमाम लोग हैं उनका जोरदार तरीके से समर्थन मिल रहा है और आज जिस तरीके से नामांकन रैली में जो भीड़ जुटी है वो ये बयान कर रही है कि कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि अन्य जगहों पर भी 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे होंगे, ये दावा अभय सिंह चौटाला ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।